हेलो गाइस, वेलकम टू इजी लीगल लॉ। हम देख रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आज की वीडियो में हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गारंटी, डेफिनेशन एंड काइंड्स ऑफ गारंटी। सेक्शन 126 डिफाइंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। तो सपोज ये ए है, ए ने बी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो ये सी पर्सन इस ए पर्सन की गारंटी लेता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेगा। तो ये गारंटी लेता है ए की और गारंटी देता है बी को। तो ये थर्ड पर्सन है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस। तो ये सी है, ये गारंटी ले रहा है टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। तो अगर ये कोई डिफॉल्ट करता है तो इसकी लायबिलिटी और इसका प्रॉमिस ये सी फुलफिल करेगा। तो इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो यहाँ पे पार्टीज कौन कौन रहते हैं? श्योरिटी, श्योरिटी गिव्स द गारंटी। यहाँ पे सी श्योरिटी है। प्रिंसिपल डेप्टर इन डिफॉल्ट यानी कि ए, तो ये प्रिंसिपल डेप्टर है जो डिफॉल्ट कर सकता है या फिर ब्रीच कर सकता है। क्रेडिटर टू हुम गारंटी इज गिवन यानी कि बी पर्सन। तो सी यहाँ पे श्योरिटी है, ए को हम प्रिंसिपल डेप्टर कहेंगे और बी को क्रेडिटर कहेंगे। तो सी गारंटी देता है, अगर ए डिफॉल्ट करता है तो बी को वो जो कुछ भी लायबिलिटी है या प्रॉमिस वो डिस्चार्ज करेगा। काइंड्स ऑफ गारंटी क्या है? तो यहाँ पे तीन टाइप्स की गारंटी है। स्पेसिफिक गारंटी गिवन फॉर सिंगल डेप्ट और ट्रांजेक्शन एंड्स व्हेन लायबिलिटी एंड्स। तो अगर ए और बी के बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन हुआ है और सी ने उसके लिए सिर्फ उसी ट्रांजेक्शन के लिए गारंटी दी है, तो ये स्पेसिफिक गारंटी है। अगर वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है, ये अपना काम फुलफिल कर देता है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लायबिलिटी है, वो फुलफिल कर लेता है, तो ये गारंटी एक्सपायर हो जाती है, वहीं खत्म हो जाती है। तो कंटिन्यूइंग गारंटी, सेक्शन 129 states continuing guarantee extends to series of transaction until revoked। तो ए और बी के बीच में मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो अगर सी ने कहा कि ये सारे जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक मैं ए की गारंटी लेता हूं, तो इसके बाद अगर गारंटी लेने के बाद तो ए और बी के बीच में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उसकी गारंटी सी लेगा। कब तक? जब तक वो खुद से उसको रिवोक नहीं कर देता। और एक बार उसने रिवोक किया और उसके बाद अगर ए और बी के बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन हुए तो उसके लिए सी गारंटर या श्योरिटी नहीं रहेगा। बैंक गारंटी जो हम बैंक में देते हैं, मोस्टली कॉमनली यूज्ड इन ट्रेड एंड कॉमर्स लाइक परफॉर्मेंस फाइनेंशियल बिड बॉन्ड्स। तो अगर हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं एक चेक या बॉन्ड या फिर किसी के द्वारा, हम गारंटी देते हैं। फॉर्मेशन, एसेंशियल्स एंड पार्टीज। एसेंशियल्स क्या है? ट्राई पार्टी एग्रीमेंट, कंसेंट ऑफ श्योरिटी, डेप्टर, क्रेडिटर इज इंपॉर्टेंट। तो ये अगर ये यहाँ पे तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती है, ए और बीच के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, फिर भी सी श्योरिटी है, तो यहाँ पे तीनों की कंसेंट इंपॉर्टेंट है। ए मतलब ये डेप्टर है, बी क्रेडिटर है और सी श्योरिटी है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और इस कॉन्ट्रैक्ट में भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। प्रॉमिस मस्ट बी टू डिस्चार्ज लायबिलिटी अपॉन डिफॉल्ट ऑफ डेप्टर। तो यहाँ पे एक ही प्रॉमिस रहता है सी के द्वारा, मतलब श्योरिटी द्वारा, कि अगर ए डिफॉल्ट करता है तो वो प्रॉमिस फुलफिल कर देगा। कंसेंट मस्ट नॉट बी ऑब्टेन बाय मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट। सेक्शन 142 143 डील्स दैट guarantee obtained by misrepresentation और concealment is invalid। अगर ए सी को मिसरिप्रेजेंट करके या फिर कुछ छुपा के अगर उसको श्योरिटी बनाता है तो इन दैट केस ये इनवैलिड रहेगा, उसके लिए फिर सी लायबल नहीं रहेगा। तो पार्टीज कौन कौन है इसमें? श्योरिटी है, प्रिंसिपल डेप्टर है और क्रेडिटर है। कंसिडरेशन फॉर गारंटी, सेक्शन 127 डील्स विथ consideration for guarantee। Anything done or promise made for benefit of principal debtor is sufficient consideration for surety। Anything done or promise made for benefit of principal debtor is sufficient consideration for surety। तो अगर कोई चीज या फिर कोई प्रॉमिस किया गया हो
प्रिंसिपल डेप्टर की तरफ से उसके बेनिफिट के लिए, तो ये कंसिडरेशन कंसिडर किया जाएगा श्योरिटी के लिए। नो सेपरेट कंसिडरेशन नीडेड बिटवीन क्रेडिटर एंड श्योरिटी। तो सेपरेट कंसिडरेशन नहीं लगेगा क्रेडिटर एंड श्योरिटी के बीच में। तो सपोज ये ए है, ये डेप्टर है, बी क्रेडिटर है और ये श्योरिटी है, तो ये इसकी लाइबिलिटी ले रहा है, यही कंसिडरेशन है सी और बी के बीच में। तो इसके लिए सी को बी को सेपरेट कंसिडरेशन नहीं देना पड़ेगा। कंटिन्यूइंग गारंटी एंड रिवोकेशन, सेक्शन 129 to 131 डील्स विथ कंटिन्यूइंग गारंटी एंड रिवोकेशन। तो हमने अभी ही देखा था कंटिन्यूइंग गारंटी, सेक्शन 129, कंटिन्यूइंग गारंटी एक्सटेंड्स टू सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन। तो जब तक ए और बी के बीच में मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और जब तक सी खुद से रिवोक नहीं करता है तब तक वो गारंटी वैलिड रहेगी। रिवोकेशन 130 और 131 में दिया है, बाय नोटिस प्रोस्पेक्टिव ओनली। अगर सी नोटिस देता है कि अब ये गारंटी नहीं रहेगी, तो जो इसके नोटिस के बाद जो ट्रांजैक्शन होंगे, प्रोस्पेक्टिव मतलब इस नोटिस से आगे जो ट्रांजैक्शन होंगे उसमें वो श्योरिटी नहीं रहेगा और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं रहेगा। बाय डेथ ऑफ श्योरिटी ऑटोमेटिकली रिवोक फॉर द फ्यूचर ट्रांजैक्शन अनलेस अदरवाइज एग्रीड। अगर वो श्योरिटी यानी कि सी की डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वो फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए रिवोक हो जाएगा। अगर उसने ऐसी कुछ कंडीशन डाली है कि उसके लीगल हेयर उसके लिए उसकी प्लेस पे श्योरिटी रहेंगे, तो ही सिर्फ अगर वो ऐसी कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में है देन ओनली दे विल कंटिन्यू और एल्स दिस कॉन्ट्रैक्ट विल एक्सपायर। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी, section 128 147. Section 128 says that liability is coextensive with that of principal debtor unless otherwise agreed. तो liability किस पे है? principal debtor पे है। commences immediately on default of debtor। तो श्योरिटी पे कब आएगी liability? जब डेप्टर डिफॉल्ट करेगा, तब तक वो प्रिंसिपल डेप्टर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ड्यूरेशन अंटिल डेप्ट इज डिस्चार्ज और गारंटी रिवोक्ड। तो श्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कब तक रहेगी लाइबिलिटी? जब तक डेप्ट डिस्चार्ज नहीं हो जाता या फिर गारंटी रिवोक नहीं की जाती। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय वेरिएंस इन कॉन्ट्रैक्ट विदाउट श्योरिटीज कंसेंट, सेक्शन 133। सेक्शन 133 क्या करता है? हम वही एग्जांपल लेंगे फिर से। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है और सी यहाँ पे श्योरिटी है। बाय वेरिएंस इन कॉन्ट्रैक्ट विदाउट श्योरिटीज कंसेंट, तो अगर ए और बी अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस करते हैं और सी की कंसेंट नहीं लेते हैं, विदाउट कंसेंट ऑफ सी मतलब श्योरिटी, देन उसके लिए सी लायबल नहीं रहेगा, तो यहाँ पे वो डिस्चार्ज हो जाएगा। बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ डेप्टर, सेक्शन 134 क्या कहता है? अगर ये ए है, ये डेप्टर है, ये खुद से ही उसको रिलीज कर देता है या फिर डिस्चार्ज कर देता है, तो देन इन दैट केस डिस्चार्ज देयर वुड बी डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। सेक्शन 139 क्या कहता है? A creditors act impairing surety's remedy। अगर क्रेडिटर है उसका कोई एक्ट श्योरिटी के लिए इंपेयर हो रहा है उसकी रेमेडी के लिए, देन इन दैट केस देयर वुड बी डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। ये दिया है सेक्शन 139 के अंडर। अगर श्योरिटी के साथ कोई इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट किया है, फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन थ्रू, देन इन दैट केस देयर वुड बी डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। और सेक्शन 130 और 31 बाय रिवोकेशन। श्योरिटीज राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेप्टर, तो श्योरिटी के भी कुछ राइट्स हैं। तो फिर से ही हम वही एग्जांपल लेते हैं, ए बी और ये है सी श्योरिटी। तो ये है प्रिंसिपल डेप्टर, ये है क्रेडिटर और ये है श्योरिटी। तो श्योरिटी के राइट्स क्या है? राइट ऑफ सब्रोगेशन, सेक्शन 140 डील्स विथ राइट ऑफ सब्रोगेशन। आफ्टर पेमेंट श्योरिटी स्टेप्स इनटू शूज ऑफ क्रेडिटर। तो अगर ए ने डिफॉल्ट किया है तो बी वो लाइबिलिटी फुलफिल कर देगा, वो परफॉर्मेंस फुलफिल कर देगा, लेकिन फिर सी बी के जगह पे आ जाएगा, तो इन दोनों का ट्रांजैक्शन हो जाएगा फिर वो। तो यहाँ पे राइट ऑफ सब्रोगेशन क्या है? आफ्टर पेमेंट श्योरिटी स्टेप्स इनटू शूज ऑफ क्रेडिटर। तो जो सी ने बी को पेमेंट किया है या फिर जो कुछ भी परफॉर्मेंस दिया है, लाइबिलिटी ये की है ए के डिफॉल्ट की वजह से, तो ए को उसको कंपनसेट या पे बैक करना पड़ेगा।
right of indemnity section 145, surety entitled to recover from debtor all payments rightfully made under guarantee। तो गारंटी के अंदर जो कुछ भी पेमेंट सी ने बी को किया है वो सारी पेमेंट ए से वो ले सकता है। तो ये था राइट ऑफ इंडेमनिटी और राइट ऑफ सब्रोगेशन। तो बी की जगह अब सी रिप्लेस हो गया। श्योरिटीज राइट अगेंस्ट क्रेडिटर, तो ये कौन है? बी क्रेडिटर है, ये डेप्टर है। तो सी के राइट्स बी को लेकर, मतलब राइट्स अगेंस्ट सी के राइट अगेंस्ट बी, श्योरिटीज राइट्स अगेंस्ट क्रेडिटर। राइट टू securities section 141 deals with right to securities, surety entitled to benefit of all securities creditor has against debtor whether surety knows them or not। और अगर तो सी को वो सारे राइट्स रहेंगे जो डेप्टर को थे अगेंस्ट बी, मतलब अगेंस्ट क्रेडिटर। ए को जो भी सारे राइट्स थे बी के अगेंस्ट वो सारे सी को भी मिलेंगे। तो इन दैट केस भले ही वो राइट सी को पता हो या ना हो, स्टिल ही इज एलिजिबल फॉर एंटाइटल्ड फॉर ऑल दोज राइट विच ही हैड अगेंस्ट क्रेडिटर। राइट टू डिस्चार्ज इफ क्रेडिटर, तो ये श्योरिटी का राइट है। राइट टू डिस्चार्ज इफ क्रेडिटर वेरीज टर्म्स विदाउट कंसेंट सेक्शन 133, डिस्चार्जेस डेप्टर सेक्शन 134, इम्पेयर्स श्योरिटीज रेमेडी सेक्शन 139। तो इन केस में वो डिस्चार्ज हो जाएगा श्योरिटी अगेंस्ट क्रेडिटर अगर वो उसके कंसेंट के बिना टर्म्स चेंज करते हैं या फिर डेप्टर को रिलीज कर देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं, या फिर अगर श्योरिटी की कोई रेमेडी है और उसके साथ कुछ छेड़खानी करते हैं, देन ही वुड बी डिस्चार्ज। लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बैंक गारंटीज। लेटर ऑफ क्रेडिट, bank guarantees payment to seller on behalf of buyer used in international trade। bank guarantee undertaking by bank to pay creditor if debtor defaults, used in commercial contracts, government tenders, infrastructure projects। ये सिर्फ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं आपको। को श्योरिटीज एंड शेयरिंग ऑफ लाइबिलिटीज सेक्शन 138, 146, 147। सेक्शन 138 क्या कहता है? where two or more persons are co-sureties for the same debt, they are liable to contribute equally unless otherwise agreed। तो अगर दो या ज्यादा श्योरिटीज हैं कोई, तो देन इन दैट केस दे आर को-श्योरिटीज और वो इक्वली लायबल रहेंगे अनलेस एंड अनटिल, अगर उन्होंने डिसाइड किया है कि कौन कितना परसेंट ये रहेगा लायबल, टिल देन वो इक्वली लायबल रहेंगे। सेक्शन 146 क्या कहता है? को-श्योरिटीज, सेक्शन 146, को-श्योरिटीज शेयर इक्वली इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। तो अगर एग्रीमेंट में उसकी जो लायबिलिटी है वो मेंशन नहीं की गई है एग्रीमेंट में, देन उनको इक्वली लायबिलिटी शेयर करनी पड़ेगी। सेक्शन 147 states that co-surety bound in different sums liable to pay equally subject to their maximum liability। अगर को-श्योरिटी अलग अलग सम के लिए लायबल है तो जो उनका मैक्सिमम लायबिलिटी है उतने तक ही वो लायबल रहेंगे पे करने के लिए। एग्जांपल देखते हैं। एबीसी आर को-श्योरिटीज फॉर 9,000, ईच लायबल फॉर 3,000। इफ ए पेज 9,000 in full, he can recover 3,000 each from B and C। तो सपोज ए बी सी ये 9,000 के लिए को श्योरिटी थे, तो एक साथ ही ए ने ये सारी अमाउंट भर दी। तो वैसे तो ए के हिस्से के 3,000 थे, बी के हिस्से के 3,000 और सी के हिस्से के 3,000। तो सेक्शन 147 क्या कहता है? तो तीनों इक्वली लायबल थे, तो ए इन दोनों से 3,000 रिकवर कर सकता है, लेकिन किसी एक से इस 3,000 से ज्यादा अमाउंट वो रिकवर नहीं कर सकता। कितना ही? लायबल टू पे इक्वली सब्जेक्ट टू देयर मैक्सिमम लायबिलिटी। मैक्सिमम 3,000 तक ही वो बी या सी से रिकवर कर सकता है। वो ऐसे नहीं कर सकता कि मैं सपोज इससे 4,000 ले लूं और सी से 2,000। नो, दैट वुड बी वैलिड। That was all for today. See you in next video. Till then, like, share and subscribe. Thank you.